देखो बेटा, अगला सेट है हमारे पास 2019 का गणित केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। सेट 6 है, ठीक है, BA। अच्छा, उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या कर दिया। आगे देखो, कह रहा है नंबर 1 के सभी खंड कीजिए। हमें सभी खंड करना है, जबकि द्विघात बहुपद हट चुका है मेरे पास, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं बेटा। अगला देखते हैं खा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर खा नंबर कह रहा है परिमेय संख्या इतनी दिए हुए है, कह रहा है दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको दशमलव प्रस्ताव बताना है, ठीक है। तो नंबर खा है बेटा, पहले का खा। तो यहाँ पर दिए है मेरे पास 14,587, ठीक। और इसके बाद दिए हैं 1,250, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान में बेटा, यहाँ पर लिखेंगे पहले 14,587 बटे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास 1,250 है, तो पहले इसका गुणन करके दे 1,250 का, सॉरी 1,250 का गुणन करके, दो छः का बार, दो दूनी 4 और दो पंचे 10, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, इसको 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 2 पचम 25, फिर 5 2 पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 5 के पावर 4 दिए और जबकि हमारे पास सिर्फ अकेले 2 दिए हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर करना क्या होगा, ये आपको याद रखना बेटा, ठीक है। यहाँ पर हमें करना होगा कि अंश और हर में 2 के पावर 3 3 का गुणा कर देते हैं, ओके। 2 के पावर 3 3 गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पर 5 के पावर 4 है, ठीक है। तो इसको 2 के पावर भी 4 करना पड़ेगा, याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कर देंगे 2 पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, देखो इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे 14,587 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 4 इंटू 2 पावर 3 है, यहाँ पर 2 अकेले, 2 पावर यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक। अब इसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसको गुणा करते हैं 88 64 8 5 40, ठीक। 88 64 और 8 5 40, ठीक है। 40 और 6 46, हासिल लाख 4, 8 चौको 32, 32 और 6 38, 8 एकम 8, 8 3 11, ठीक। ध्यान देना यहाँ पर आगे इसके बाद में देखो बेटा, इसके लिए मिस्टेक हो गई यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर 14,587 था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया था 1,000, ठीक है ना, 1,458 लिख दिया था, सॉरी इसके लिए बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास 7 की गैप है। अब इसका गुणा करते हैं 8 7 56 की 6 5 हासिल 88 64 और 64 और 5 यहाँ पर होते बेटा 69, ठीक है, 6 हासिल और 8 5 40 और 40 और 6 46 हासिल 4, 8 चौको 32 32 4, ठीक है, 32 4 होते हैं बेटा 36 के 6 हासिल लाख 3, 8 3 11, ठीक बटे। अब यहाँ पर देखो बेटा घातांक हमारे पास समान है, ठीक है, जो घात है हमारे पास समान है, आधार समान नहीं, तो आधार गुणा कर देते 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 5 2 10 और घातें समान हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पावर चले गए, देखो एक पावर m और b के पावर m, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो ए बी के पावर m ये चलता है हमारे पास सूत्र, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा देखो बेटा 1,16,000, ठीक है, 600 कितना जो बेटा यहाँ पर 1,16,696 बटे, यहाँ पर 10 के पावर कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के पावर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 10,000, ओके। अब इस 10,000 का भाग यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर देखो कितने अंक तक जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा 11.696, तो बेटा 4 तक हमारे पास गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो होगा पहला सबसे आखिरी वाला 4 तक, ठीक है, 4 स्थान तक हमारे पास लगा हुआ है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं बेटा हमारे पास पहले का ग नंबर, पहले के ग नंबर हमारे पास दिया है, कह रहे त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, ठीक है। यदि PQ, ठीक है, PQ अनुपाते हैं BC के
बराबर दिए 1:3। ओके, ये हमारे पास दिया हुआ कह रहे एपी और पीबी, एपी और पीबी अनुपात होगा। ठीक, इसका क्या अनुपात होगा? तो यहाँ पर हम पहले आकृति भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी और इसके बाद पी और क्यू। ठीक, चलो हमका अनुपात क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है, क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो कह रहा है ए पी अनुपाते पी बी बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा हमारे पास इसमें दिया है कि पी क्यू समांतर है किसके? पी क्यू समांतर है बी सी के। ठीक है, बी सी के। जब ये समांतर है मेरे पास तो इसका मतलब ये अनुपात इनके क्या होंगे? बराबर होंगे ना। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा पहले ए पी अपान ए बी बराबर, ठीक है ना, बराबर इसके बाद में पी क्यू अपान बी सी। ठीक, चलो तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान देना है, यहाँ पर ए पी बटे ए बी बराबर पी क्यू अपान बी सी का मान दिया है यहाँ पर 1/3। ओके, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद इसको या करके भी लिख सकते हैं, या करके लिख दें यहाँ पर कि ए बी बटे ए पी बराबर 3 आ जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं बेटा? दोनों पक्षों में एक घटाने पर घटा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए पी माइनस का 1 बराबर 3 माइनस का 1। तो यहाँ पर कर देंगे ए बी माइनस ए पी बटे ए पी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं बेटा। तो ए बी में ए पी चला गया हमारे पास, पूरा ए बी दिया गया था, यहाँ से ये चला गया हमारे पास, तो ये बचेगा पी बी। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे पी बी बटे ए पी, ठीक, बराबर 2। अब इसको या करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए पी बटे पी बी बराबर 1/2। ठीक, तो यहाँ पर फिर लिख सकते हैं ए पी अनुपाते पी बी बराबर 1/2। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ओके। अब अगला सवाल देखते हैं बेटा हमारे पास क्या दिया है हम पर घा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले का घा नंबर दिया है। देखो पहले घा नंबर हमारे पास कह रहा है यदि tan थीटा बराबर ए अपान बी, ठीक, तो कह रहा है इतना का मान कहते हैं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं क्या है, यहाँ पर लिखेंगे बी साइन थीटा, ठीक, माइनस का ए कॉस थीटा अपान, फिर इसके बाद में देखो आगे फिर दिया हमारे पास बी साइन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा। ठीक, चलो अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं ये, ठीक है ना, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा बी टैन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, तो याद रखना जैसे मान लो यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन नहीं आ रहा इससे, तो इसका भाग होता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर साइन अपन कॉस किस में चला जाएगा? टैन में, और कॉस हमारे पास कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा ले लेते हैं। यहाँ पर कितना बी टैन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा कैंसिल बराबर बी इंटू टैन थीटा का मान कितना दिया था? देखो ए अपान बी दिया था, ए अपान बी माइनस का ए पूरे का, तो बी इंटू टैन थीटा का मान कितना दिया? ए अपान बी प्लस का ए। ठीक, अब यहाँ पर करते हैं बी से बी कैंसिल, ए माइनस का ए बटे ए प्लस का ए, तो इसका मान तो 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं बेटा। अगला हमारे पास कह रहा है अंगा।
जो हमारे पास पहले का अंगा नंबर है, कह रहा है हमारे पास बिंदु, ठीक है, बिंदु -8, ठीक है, बिंदु 8, की, और फिर इसके बाद कह रहा है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु ले लेते हैं। मूल बिंदु क्या होते हैं 0, से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, बस यहाँ पर लिखेंगे d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 x2 y2, इसमें मान रख देते हैं। तो d बराबर √x1 कितना है -8, x2 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 8 माइनस y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो d बराबर √68 प्लस फिर 68, ठीक। फिर d बराबर, यहाँ पर जब हम 64 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 4 8 6 6 12, ओके, 128। तो यहाँ पर d बराबर, यहाँ पर इससे जो निकलेगा कितना निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा हमारे पास, ध्यान देना बेटा, देखो बेटा यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8√2, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जो हमारे पास इसको सत्य दिखाता हो, ठीक। पहले एक बात ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास बेटा, यहाँ पर ये 6 होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकलेगा यहाँ पर 10 निकलेगा, ठीक है। ये आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 8 दिया था माइनस का, और -8 और 8 से हमने मूल बिंदु से होकर जाने वाले बीच की दूरी ज्ञात कर दी है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 6 मानकर कर लेना है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ओके, ठीक। चलो आगे देखते हैं बेटा सवाल, देखो सवाल है हमारे पास अगला जो 4 नंबर है, ठीक है ना, ये हमारे पास किससे, प्रायिकता से। तो प्रायिकता से जो कि हट चुकी है हमारे पास सब्जेक्ट से। अब देखते हैं बेटा दूसरे का नंबर, ठीक है। अब कह रहा है सभी खंड कीजिए, ठीक है, दूसरे का नंबर, ठीक, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास देखना होगा बेटा, कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म। तो के किस मान के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे kx प्लस का y, और यहाँ पर दिया है हमारे पास k² बराबर k²। फिर आगे x प्लस ky बराबर 1, के अनंत अनेक हल हैं, ठीक है, अनंत अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा kx प्लस का y माइनस का k² बराबर 0, ठीक। इसको भी ऐसी प्रकार लिखते हैं x ky और माइनस का 1 बराबर 0, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर करो। a1 बराबर के, b1 बराबर कितना है बेटा 1, और यहाँ पर हो जाएगा c1 बराबर माइनस का k², ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर तुलना कर दी है हमने, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कर देना है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो a2 बराबर 1, b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें कह रहा था हमारे पास अनंत अनेक हल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनंत अनेक हल के लिए, ठीक। तो यहाँ पर सूत्र है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है, ठीक है। मान रखते हैं यहाँ पर a1 का मान कितना है बेटा k/1 बराबर b1 कितना है बेटा 1 और b2 कितना है, b2 में बस दिए हैं k, ठीक, बराबर। फिर इसके बाद c1 कितना दिए हैं माइनस का k, और c2 कितना दिया है माइनस का 1। देखो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया है, जो हमारे पास c1 दिया है वो k² दिया है, ठीक है, याद रखना। चलो अच्छा, तो यहाँ पर एक ले लेते हैं, हमें k का मान नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बदल लेते हैं, तो k/1 बराबर 1/k, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा k² बराबर,
ठीक। के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो के बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर ±1 आ जाएगा। ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं बेटा अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास कह रहा है खा नंबर, पहले का दूसरे का खा नंबर। कह रहा है हमारे पास दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, तो दो समरूप ठीक है, समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः कितने दिए हैं, एक तो 40 सेंटीमीटर दिया है तथा और एक दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक, इनके क्षेत्रफलों में का अनुपात दीजिए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। तो पहले हमारे पास दिए हैं, ये हमारे पास समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का मतलब कि परिमाप का मतलब क्या हुआ, मान लो दो हमारे पास इस प्रकार हैं। ठीक है, तो पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, इनका योग दिया है पहले 40, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इनका योग दिया है यहाँ पर 60। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कहते हैं यार, इसका मतलब इसका अनुपात बराबर होगा ना। तो यहाँ पर लिख दें बेटा त्रिभुज। ठीक है, तो पहला त्रिभुज हमारे पास है, तो लिखेंगे पहला त्रिभुज। ओके, बटे दूसरा त्रिभुज, पहला त्रिभुज का परिमाप बटे फिर इसके बाद में दूसरे त्रिभुज का परिमाप। इसको भी अनुपात में आपको लगेगा 40 बटे कितना है बेटा 60, 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6। तो इसका मतलब ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात हो देना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर 2 कितना दिए, 2/3 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4:9। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, अच्छा अगला देखते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है अगला सवाल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दूसरे का गा नंबर। ठीक, हमारे पास कह रहा है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि इतना इतना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज ABC में, ठीक है, जो हमारे पास त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज A B और C तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 अंश। ठीक है, तो अब हमें लाना है यहाँ पर A + B, पहले इस लंग। तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे A + B बराबर 180 अंश माइनस का C को पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हाफ करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अगर दोनों के तरफ से अगर हाफ कर दें कोई दिक्कत। ठीक, और हमें लाना क्या है भाई, कॉस लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं साइड को देख रहे चलना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर यहाँ पर लिखेंगे कॉस कितना आ जाएगा A + B/2 बराबर कॉस, इसका 2 का भाग देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश माइनस C/2 हो जाएगा। ठीक, कॉस A + B/2 बराबर, इसको साइन में चला जाएगा तो साइन C/2। ये हमने सिद्ध कर दिया। ओके, ठीक, अब अगला देखते हैं बेटा, जो हमारे पास घा नंबर है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्रायिकता से सवाल है, तो ये हमारे पास प्रायिकता से हट चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा तीसरे का है, जो हमारे पास समांतर श्रेणी से रिलेटेड सवाल है, ये भी हट चुका है हमारे पास से। अब हमारे पास खा नंबर है। खा नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। ठीक है, तो ये आप कर देना है। ठीक है, या आपको आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगला तीसरे का आपको गा नंबर बताते हैं। ठीक है, तीसरे का गा नंबर जो कि मैं सभी खंड करना है याद रखना। ओके, देखो बेटा तीसरे का हमारे पास कह रहा है बिंदुओं इतना दिया हुआ है। ठीक है, बिंदुओं दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले बिंदुओं। ठीक, फिर कैपिटल A माइनस का 2, 2। ठीक, फिर आगे कह रहा और
और कैपिटल बी का दिया है कितना 2,8। ठीक है। फिर कह रहा है इसके बाद में को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में व्यक्त करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये ए है और यहाँ पर कहीं पर बी होगा। ठीक है। इसको जोड़ने वाले हैं, इसको 4 बार व्यक्त करता है, 1 2 3, 4 बार व्यक्त हो चुका है। इसको मान लेते हैं पी क्यू, इसको मान लेते हैं आर। ओके, ये हमारे पास 4 बार व्यक्त हो चुका है। तो यहाँ पर माइनस का 2,2 और यहाँ पर 2,8। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद में कह रहा है हमारे पास, तो कह रहा है उनके, ठीक है, करने वाले मतलब व्यक्त करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इनके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसके जो सभी पार्ट्स हैं हमारे पास बराबर दिए हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे पहले ए बी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक, ठीक, बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ओके, अब इसके बाद में करते हैं यहाँ पर हमारे पास x1 y1 x2 y2। ओके, चलो, तो x1 कितना है माइनस का 2 प्लस x2 कितना है 2 बटे 2 कामा y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 8 बटे 2। ठीक, चलो, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ चुका है देखो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 8 और 2 10 का आधा कर देते हैं बेटा, 5 आ जाएगा। ठीक, ओके, तो यहाँ पर आ चुका 0,5। ओके, तो हमारे पास पहला जो निर्देशांक है पहला प्राप्त हो चुका है, जो ए बी का। ओके, यहाँ पर बस क्यू का निर्देशांक ज्ञात कर, क्यू का निर्देशांक ज्ञात हो चुका है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास जब क्यू का निर्देशांक हो चुका है ज्ञात, तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू, ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक बराबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। तो यहाँ पर x1 y1 दिए है, तो यहाँ पर x2 y2 मान लेते हैं। ठीक, मान रखते हैं बेटा, रखो, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा x1 कितना दिया है यहाँ पर हमारे पास 2 दिए हैं, x2 दिए हैं 0। ठीक है, माइनस का 2 दिए हैं, इसका मान 0 दिए बटे 2। ठीक, कामा y1 और y1 दिए हैं 2 और y2 दिए हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 5 बटे 2। ठीक, तो यहाँ पर तो एक तो हमारे पास ये 2 को भाग देंगे तो हमें माइनस का 1 आ जाएगा, 5 2 7 7 बटे 2 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद में कर देंगे यहाँ पर हमारे पास, तो हमारे पास इसके भी पी के निर्देशांक भी ज्ञात हो जाएंगे, पी के निर्देशांक। ओके, तो पहला दूसरा हो चुका है हमारे पास, अब हमारे पास तीसरा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है होगा कि क्यू बी का मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक। ठीक, इसमें इसी प्रकार लिखना आपको x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक, अब इसको x1 y1 मान लेना है। ठीक, तो यहाँ पर मान लें x1 कितना है 0, x2 कितना है बेटा 2 बटे 2। ठीक, अब y1 कितना दिए हैं यहाँ पर हमारे पास, y1 दिए हैं हमारे पास 5 और y2 कितना दिए हैं 8 बटे 2। तो यहाँ पर देखो बेटा 2 का भाग 2 में देंगे 1 आ जाएगा, 8 5 13 होता है, तो 13 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास निर्देशांक सब प्राप्त हो चुके हैं, तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो, देखो बेटा तीसरे घा बताना है हमें। ठीक है ना, कह रहा है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त किसी त्रिज्य खंड का परिमाप इतना दिया हुआ है सेंटीमीटर, और कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा देखने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या दी है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या दी है, तो यहाँ पर लिखते थे बेटा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर
5.2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास क्या कह रहा है, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर, यहाँ पर त्रिज्यखंड का परिमाप दिए हमारे पास कितना, देखो बेटा यहाँ पर दिया हमारे पास त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4। ठीक है, 16.4 और सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो याद रखना बेटा त्रिज्यखंड का परिमाप का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होता है बेटा 2r प्लस, ठीक है ना, और r थीटा बराबर 16.4। अब 2 इंटू त्रिज्या कितनी दी है 5.2, फिर प्लस 5.2 इंटू थीटा बराबर 16.4। अब यहाँ पर इसका गुणा कर देते तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10.4, फिर प्लस का 5.2 इंटू थीटा बराबर 16.4। इसको 95 कर देते हैं यहाँ पर, तो 5.2 इंटू थीटा बराबर 16.4 माइनस का 10.4। ठीक है, तो यहाँ पर 5.2 इंटू थीटा बराबर, इसको घटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 6। ठीक है, अब इसके बाद में ये लिखते हैं यहाँ पर थीटा बराबर, यहाँ पर 6/5.2, दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर हमारे पास ये रेडियन में है। ठीक है, किस में, रेडियन में, ये सॉरी रेडियन में है। ठीक है, तो इसको डिग्री में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना बेटा 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई और डिग्री। ठीक है, डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पर मान लेंगे थीटा बराबर, यहाँ पर कितना है 60/52 इंटू 180 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास पाई आ जाएगा। ठीक, अब इस क्या करते हैं यहाँ पर हमारे पास, इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 का 12, फिर 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। ओके, अब इसके बाद थीटा बराबर, इसका गुणा कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो 15 गुणा करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, 15 8 120, हासिल कितने लगे 12, 15 एकम 15, 15 और 12 यहाँ पर होते हैं बेटा 27। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 2700 आ जाएगा बटे 13 पाई। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास डिग्री में। अच्छा, अब हमारे पास सवाल कह रहा है, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्र बराबर कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। ओके, चलो अब इसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पर मान रखते हैं पाई इंटू आर का मान कितना था, आर का मान दिए 5.2। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं 2 बार 5.2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा का मान कितना है, देखो 200 कितना 2700 बटे 360 इंटू 13 पाई। ओके, पाई से पाई कैंसिल, अब इसके बाद में 0 से 0 कैंसिल, तो देखो 9 त्रिका 27, 30 आ 9 चौक 36, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो डालना है यहाँ पर, फिर 5.2 इंटू 5.2, इसे 2 बार खोल देते हैं इंटू 30 बटे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 36 कट चुका है, ये 4 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा नीचे 4 इंटू 13। ठीक है, अब यहाँ पर कर देते 13 चौको 52, 0.4, यहाँ पर दशमलव उठाते हैं, इसको 0 पर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ना 4 दे हम 40, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, अब हमारे पास सिर्फ बचा है कितना, देखो 5.2 इंटू 3, तो यहाँ पर इसको गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना है 3 दूनी 6, 5 3 15, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखो बेटा अगला चौथे का व्याख्या कीजिए कि इतना दिया होगा,
कह रहा है एक भाज्य संख्या बताना है, ठीक है। इसमें भाज्य संख्या बताना है, तो इसमें दिया है पहले 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 11, ठीक है ना। अच्छा, तो करते गए यहाँ पर हमारे पास इसमें ये देखते हैं इसमें कौन कौन से काम आना जाए। इसमें तो पहले आ जाए हमारे पास 11 और फिर 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 11 कामन लेते हैं, जो बचेगा हमारे पास वो रख देंगे 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस का 1। ओके, अब अच्छा आगे देखते हैं। देखो अच्छा आगे फिर इसके कितने 11 दूनी 22 इंटू, देखो इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो कितना जाएगा यहाँ पर 17 त्रिका 51, ठीक है ना। 51 इंटू 5 गुणा कर दे, 5 एकम 5 पचम 25, ठीक। तो यहाँ पर कहते 255 प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 22 इंटू 200 कितना जाएगा यहाँ पर 56, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाज्य संख्या कौन सी भाज्य संख्या 22 है। बस ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं अगला सवाल। देखो बेटा, तो हमें भाज्य संख्या बताना था, भाज्य संख्या हमने बता दी है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। देखो, सिद्ध कीजिए कि इतना दिया हुआ है, ठीक है, और हमें एक सिद्ध करना है, ठीक। ओके, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास तो चौथे का खा नंबर, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। LHS बराबर RHS, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों लेकर चलते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो क्यों, यहाँ पर सूत्र लग रहा है a माइनस का b, a प्लस का b का, ठीक है। तो पहले गुणा पहले में और चिन्ह का गुणा चिन्ह में, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन को साइन में, कितना जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आगे देख देते हैं बेटा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस इसमें दिया है हमारे पास कितना tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें सीधे लिख देते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। 1 के बराबर 1 दिखाना में, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर 1। यही हमारा LHS बराबर RHS प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पास दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है ना, 3 बिंदु दिए 1 2 3, ठीक है, और कह रहा है संरेखीय है। ओके, तो इसमें संरेखीय हमें बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है 23 31 12 वाला, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाली, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं ये वाला सवाल, ठीक। अब अगला देखते हैं घा नंबर, ठीक है, चौथे का घा। देखो बेटा, चौथे का घा बताना है हमें, ठीक है ना, याद रखना। तीसरा घा नंबर आपको कर लेना है, ठीक है। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, कह रहा है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से चित्र में, कह रहा है कैप्सूल की लंबाई, बेटा कैप्सूल की यहाँ से यहाँ तक लंबाई हमारे पास दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से मैं आकृति बना दी है, तो ये हमारे पास कैप्सूल है, ये बीच वाला होगा बेलनाकार, इसकी पूरी लंबाई हुई 14 सेंटीमीटर, और इसका जो हमारे पास ये दिया हुआ है क्या, हमारे पास इसका जो व्यास दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे पहले कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है यहाँ पर 10 मिलीमीटर, तो यहाँ पर 10 का गुणा कर देते तो यहाँ पर हो जाएगा 140 मिलीमीटर। ओके, चलो और आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास दिए हैं कैप्सूल की पूरी लंबाई दी है, ठीक है। कैप्सूल की लंबाई, चलो
अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास अर्धगोले का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 5/2 मिलीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर जो त्रिज्या हमारे पास है, ठीक है, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बेलनाकार कैप्सूल की लंबाई, बेलनाकार भाग की सिवाय, ठीक है, बेलनाकार के, तो यहाँ पर कितना पहले दिए हैं पूरे 140 मिलीमीटर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास बेलनाकार भाग की जो हमारे पास त्रिज्या है यहाँ पर 5/2, तो इसका मतलब 2.5, यहाँ पर भी 2.5। अगर इसको और इसको जहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना हटेगा, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हट जाएगा, सॉरी 5 मिलीमीटर हट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको इसमें घटा देते हैं, यहाँ पर बचेगा 135 मिलीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास लंबाई आ चुकी है, वो इसको लंबाई से ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे, अब हमारे पास कह रहा है सवाल कि व्यास तो 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh प्लस और 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 2πRh, यहाँ पर लिख सकते हैं बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 2 इंटू 2πr², यहाँ पर कॉमन लेते हैं 2πr, तो यहाँ पर h प्लस का 2r बचेगा। ठीक, अब इसका 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7 इंटू r का मान त्रिज्या कितनी दी है हमारे पास 5/2। ठीक, और h कितना दी है 135 प्लस 2 इंटू त्रिज्या कितनी दी है 5/2। ठीक है, जो हमारे पास 5/2 दिया है त्रिज्या, ठीक है, वो बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या है और और अर्धगोले की त्रिज्या समान त्रिज्या है। ठीक है, याद रखना। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बेलन की त्रिज्या बराबर 5/2 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना 2 से ये भी 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 22 पंचे 110/7 इंटू 135 और 5 ऐड कर देते, तो यहाँ पर हो जाएगा 140, 7 दूनी 14। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर इसको गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2200 मिलीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ओके बेटा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो बेटा, 5वें का बताना है, कह रहा है समीकरण इतना इतना दिया कर को हल करके, इसको कह रहा है हल करना है आपको पहले। ठीक है, इसको हल करके, ठीक है ना, फिर द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। कह रहा है द्विघात का समीकरण आपको प्राप्त करना है, जैसे द्विघात x² प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, इस प्रकार आपको एक ज्ञात करना है। ठीक है, फिर कह रहा है मूलों के प्रख्यात ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, d बराबर b² माइनस का 4ac, कि मूल काल्पनिक है या वास्तविक है, या हमारे पास दोनों ही नहीं है। ठीक है, ओके, और फिर कह रहा है इसके बाद कह रहा है सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। इसमें समीकरण को भी हल करना है द्विघात से, देखते हैं। चलो देखो बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x - का 1
और x माइनस का 2, x माइनस का 3। ओके, इन दोनों को भाग यहाँ पर देते हैं, ये बचेगा हमारे पास x माइनस का 3, इसका गुणा कर देते हैं ऊपर में। ओके, प्लस इन दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो ये x माइनस का 1 बचेगा बराबर 2/3 होगा। ठीक, अब इसको हल करते हैं बेटा, तो 1 और 1 2x हो जाएगा और 1 3 1 4 हो जाएगा। ओके, बटे x माइनस का 1 और x माइनस का 2 x माइनस का 3 बराबर 2/3। ओके, तो इससे 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस का 2 हो जाएगा बटे x माइनस का 1 और x माइनस का 2 x माइनस का 3 बराबर 2/3। x माइनस का 2 x माइनस का 2 कैंसिल, ये 2 से हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपको करने का है इसका 3 गुणा इधर कर देना, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 बार हो जाए तो यहाँ पर 3 एकम 3 और इन दोनों का गुणा इधर कर देना, तो यहाँ पर x माइनस का 1 और x माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बराबर इसका गुणा कर देते हैं, x² माइनस का 4x और प्लस का 3 इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में x², फिर यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, x² माइनस का 4x बराबर 0। ठीक है, हमें याद रखना पहले तो आपको द्विघात समीकरण बनाना, तो हमें पास 2 घात समीकरण हो चुके हैं। इसके बाद इसका मूलों को प्रकृति याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि मूलों की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति ज्ञात करने पर। ओके, तो यहाँ पर सूत्र लिखते हैं बेटा डी बराबर b² माइनस का 4ac। तो डी बराबर यहाँ पर देना x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने अपन तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना आ चुका है 1, b का मान कितना आ चुका है, b का मान आ चुका है माइनस का 4 और c का मान कितना आ चुका है 0। ठीक, ओके, मान रखते हैं यहाँ पर। तो b का मान कितना है बेटा माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है यहाँ पर 1 और c का मान कितना है 0। ओके, तो d बराबर ओके 4 चौको 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का आ चुका है। ठीक है, तो मूल क्या है बेटा, मूल वास्तविक है। ठीक, मूल वास्तविक है। ओके, याद है बेटा। अब इसके बाद में सूत्र द्वारा से कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधी धारा 4 से, सीधी धारा 4 विद से। ओके, तो यहाँ पर सूत्र लेता है बेटा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac। ओके, बटे 2a। ठीक, अब यहाँ पर x याद है बेटा ग्रेटर देन हमारे पास 0 है, 0 से अधिक संख्या प्राप्त हुई है। ओके, तो माइनस का b का मान कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 तो इसका मतलब प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। तो यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है यहाँ पर 0 बटे 2 इंटू a का मान कितना है 1। ओके, फिर इसका x बराबर 4 प्लस माइनस 4 चौको 16 और 2 एकम 2। ठीक, x बराबर 4 प्लस माइनस यहाँ पर 16 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में लेने पर, इसके बाद ये माइनस में अलग अलग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर एक बार 4 प्लस सॉरी इसके लिए यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर 4 प्लस का 4 बटे 2। ठीक, फिर x बराबर 4 माइनस का 4 बटे 2। एक बार प्लस में लिया एक बार माइनस, तो प्लस में लेने पर तो माइनस में लेने पर ये लिख देना आपको, प्लस में लेने पर और माइनस में लेने पर। तो यहाँ पर x बराबर 4 4 8 बटे 2, 2 चौको 8, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। इसका मान x 4 से कैंसिल, इसका मान 0। तो इसका मतलब कि इसके जो हमारे पास ठीक है बेटा मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो मूल हमारे पास क्या प्राप्त होंगे 0 कामा 4। ओके, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। हेलो देखो बेटा 5वें का खा नंबर देखो, कह रहा समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि
समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास बेटा यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक समकोण त्रिभुज मान लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक समकोण एक त्रिभुज मान लेते हैं। ओके, इस प्रकार ए बी सी, इसको हमने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर मान लिया है। ठीक, ओके। और फिर कह रहा है ए इसका कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एक कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक रचना, यहाँ पर एक रचना करेंगे कि बी डी ए सी पर लंब डालो। ओके, यहाँ पर आपको रचना लिख देना है कि बी डी लंब है ए सी पर। ओके, और ऊपर लिखना है आपको दिया है, दिया है हम क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब यहां पर देखो बेटा उपपत्ति से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी सी डी में। ओके बेटा, तो यहां पर हम करते हैं, यहाँ पहले कोण एक और दो, कोण एक बराबर कोण दो बराबर 90, कोण सी हो जाएगा बेटा उभयनिष्ठ, कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। ओके, फिर इसके बाद ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी सी डी। ओके, अब हम करने क्या हो गया, इसके बाद में हमें देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर करना होगा हमें कि जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ के सामने वाली भुजा नहीं ली जाती है। ओके, याद रखना, दो त्रिभुज जब समरूप हो जाए तो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के का अनुपात बराबर होता है। ठीक, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, तो पहले ये हमारे पास एक समकोण है, समकोण वाले सामने क्या हुआ, ए सी हुआ बटे, इसका मतलब छोटे वाले का समकोण क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा बटे। ओके, अब इसके बाद में बराबर। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने समकोण वाले सामने सबसे बड़ी वाली भुजा ले लिया, फिर इसके बाद ये तो हमने को लेना नहीं है, तो सबसे बड़े त्रिभुज में कौन सी बचेगी, बी सी बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे, इसके बाद छोटे वाले में कौन सा बचेगा, यहाँ पर सी डी बचेगा, ध्यान लिख दें सी डी, इसको गुणा कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए सी इंटू सी डी बराबर बी सी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। ओके, आगे देखते हैं बेटा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में। ओके, चलो इसके बाद करते हैं कोण एक दो तीन, तो यहाँ पर कोण एक बराबर कोण तीन। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 90 अंश। अब इसके बाद में क्या करना होगा, देखो उभयनिष्ठ हुआ कोण ए, ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे कोण ए बराबर कोण ए, तो उभयनिष्ठ है। ओके, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी। ठीक, तो ये उभयनिष्ठ होगा, तो उभयनिष्ठ के सामने वाली भुजा नहीं लेना है, इसका मतलब अब ये वाला लेना है। ठीक, भुजा। ओके, तो यहाँ पर समकोण, समकोण के सामने क्या है, ए सी है बटे, और इसके बाद में ए सी हो जाएगा, इस ए सी के बाद में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बराबर, फिर इसके बाद ए बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बटे, और इसके बाद में ए डी हो जाएगा, यहाँ पर इसको गुणा कर देते हैं, यहाँ पर ए सी इंटू ए डी बराबर ए बी स्क्वायर, समीकरण सेकंड।
अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जोड़ देते बेटा ए सी इंटू सी डी प्लस का ए सी प्लस का सॉरी इंटू ए डी बराबर बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर ए सी कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी प्लस का ए डी बराबर बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। यहाँ पर ए सी इंटू सी डी और प्लस ए डी। ठीक है, सी डी और प्लस ए डी, तो यहाँ पर सी डी प्लस का ए डी जब ऐड कर देंगे बेटा, सी डी प्लस का ए डी ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ए सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं ए सी बराबर बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। फिर लिखते हैं यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ओके। अब अगला सवाल आपको बताते हैं घा नंबर। देखो घा नंबर है मेरे पास दिए हुए, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े जो दिए 225। ठीक है, देखो गा बताना है हमें, गा हमने छोड़ दिया इसलिए। ठीक है, अच्छा देखते हैं गा नंबर। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा कोष्ट में, अगले कोष्ट में हमारे पास दिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो बेटा 5वें गा नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा और अगले क्वेश्चन में हमारे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखो बेटा और दिए हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बराबर दिए हैं सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर क्यूब थीटा है यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ पर कॉसेक क्यूब थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या करना होगा बेटा एलचेस बराबर आरचेस। ठीक है ना, ये हमें दोनों पक्ष हल करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस अब टेन थीटा के लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा और फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखा है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसके बाद में बराबर, अब आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है सेक क्यूब थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपान कॉस क्यूब थीटा फिर माइनस का, इसमें भी लिख सकते हैं 1 अपान, इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा। अब पूरे का अपान सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा दिए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ पर हमारे पास इसको नीचे मान लेते हैं एक, तो अब साइन और कॉस एलसीएम साइन थीटा और कॉस थीटा पूरे का अपान। अब देखो इसका भाग इसमें देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास साइन, देखो एक का भाग देंगे यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा में, तो ये इतने बार दी जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों गुणा इसमें कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भाग देंगे साइन थीटा में, बचेगा हमारे पास कॉस थीटा का गुणा कर देते हैं। फिर ठीक, जो बचेगा उसको गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब कॉस थीटा का भाग देते हैं कॉस थीटा में, तो कितना जाएगा यहाँ पर साइन। ठीक, साइन थीटा गुणा कर देते हैं, फिर कितना जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक, और फिर इसके बाद में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा पूरे का मान कॉस क्यूब थीटा का भाग देते हैं कॉस क्यूब थीटा में, तो यहाँ पर बचेगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसका भाग इसमें साइन क्यूब को थीटा का भाग साइन क्यूब थीटा में भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कॉस क्यूब थीटा का गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो बचेगा उसका गुणा करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद पूरे का पान, देखो बेटा इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमारे पास एक गुणा एक में, तो एक आ जाएगा अपान कॉस,
तो यहाँ पर स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर ऊपर बचेगा हमारे पास, यहाँ पर क्रम से रख देते हैं, यहाँ पर पहले लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का फिर साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब पूरे का पान क्या बचेगा यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, बराबर देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस क्यूब कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन क्यूब कैंसिल। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारे पास ध्यान में कि साइन क्यूब थीटा माइनस क्या बचेगा और कॉस क्यूब थीटा अपान बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ हमारे पास एक सूत्र का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, जो कि हमारे पास ए माइनस बी, ए माइनस का बी, फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, तो ये होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ओके, अपान यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर इसमें भी इसी प्रकार से साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपान यहाँ पर आगे कॉस थीटा और फिर इसके बाद में साइन थीटा। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखो बेटा 5वें घ बताना है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में आंकड़ों में 225 बिजली का उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में, ठीक है ना, की सूची देते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास सूची दिया हुआ और कह रहा है उपरोक्त उपकरणों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, जीवन काल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है इसका मतलब। तो देखते हैं बेटा, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए तो इसमें देखते हैं पहले सबसे बड़ा पद कौन सा है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा पद कौन सा है, हमारे पास 61 है। यहाँ पर सबसे बड़ा पद हमारे पास है 61, तो इसको मानेंगे F1, फिर इसके ऊपर वाला F0, फिर इसके नीचे वाला F2, फिर इसके सामने L। ठीक है ना, इसका मतलब L बराबर 60, ठीक, और H बराबर 10, मतलब इसका 10 का 20 का अंतराल चल रहा है। सॉरी इसके लिए तो 20 का अंतराल चल रहा है इसके बीच में। ठीक है ना, ये हमारे पास जो अंतराल है वर्ग अंतराल, इसके बीच में 20 का अंतराल चल रहा है। ठीक है, 40 और 20 के कितना चल रहा है, 40 और 20 के बीच में अंतराल चल रहा है 20 का। ठीक है, आगे देखते हैं F1 61, F2 38 और F0 कितना आ जाएगा यहाँ पर 52। ठीक, अब इसके बाद में हमारे पास कह रहा था सवाल कि बहुलक, ठीक है, बहुलक जीवन काल, बहुलक का जीवन काल। ठीक है, बहुलक का जीवन काल। तो यहाँ पर L प्लस कोष्ठ में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस का F0 और F2 और इंटू H। ठीक, अब करना क्या होगा, यहाँ पर L का मान रखते हैं बेटा, L का मान है हमारे पास 60 प्लस, फिर इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर, फिर इसके बाद में रखते हैं F1 कितना है 61 माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है मेरे पास 52 बटे, फिर इसका 2 इंटू F1 का मान है 61, फिर माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है मेरे पास 52 माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान है 38 इंटू H का मान कितना है 20। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा 60 प्लस, तो 61 में 52 चला गया बेटा, 61 में 52। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 11, 11 में 2 गया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9। ठीक, तो 9 बटे 61 दूना कितना होता है 2 कम 2 और 6 दूनी 12। ओके, 122 माइनस, अब यहाँ पर 52 और 38 जोड़ देते, 8 2 10, 5 3 8 1 9 इंटू H का सॉरी 20 यहाँ पर दिया है बस। ठीक,
फिर बराबर 60 प्लस 9/122 में 90 गए बेटा, तो 2, ठीक है ना, और 3 मतलब 32 हो जाएगा यहाँ पर, और 20 इंटू। अब करते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 से काट देते हैं, ठीक है, तो 4×5 = 20, 4×8 = 32, ठीक है। फिर 60 प्लस का 9×5 = 45/8। अब आगे देखते हैं, इसके बाद में हमारे पास देखो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक मान लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक। एक का भाग 8 में दे तो 8 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 8 × 48 480 प्लस 8 × 8 तो यहाँ पर आ जाएगा 45। फिर इसके बाद में ध्यान दें 480 प्लस 45 को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो 5, 8 × 4 = 12 2 और 4 × 1 = 5/8। अब आगे देखते हैं, 8 का भाग देते हैं, 8×5 = 40 और 8×6 = 48, ठीक है, 8×6 = 48। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, ठीक है ना। अब से 8×5 = 40, 8×5 = 40। तो इसके बाद में यहाँ पर बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 5। फिर इसके बाद भाग देते हैं, तो 8×6 = 48। फिर यहाँ बचेगा हमारे पास आगे 1 बचेगा, ठीक है, तो वहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 8 × 1 = 8। फिर उसका 8 × 2 = 16, 8×5 = 40। यही हमारा पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ओके बेटा, तो याद रखना बेटा, जो आंसर में आंसर दिए वो गलत दिए हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास ये हमारे पास बहुलक का आ चुका है आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा बहुलक का जीवन काल। ओके, देखो बेटा, जब इसका भाग दे देंगे याद रखना यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ठीक। ओके, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। देखो बेटा, यहाँ पर 6वें का हमें बताना है आपको का नंबर, ठीक है। तो कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कुटीर उद्योग है, वहाँ पर जब वो बर्तन बनाता है ना, तो कुछ बर्तने का निर्माण करता है, मतलब हमें पता नहीं है ये 10 बनाता है, ये 15 बनाता है, कुछ बनाता है। तो हम मान लेते हैं वहाँ पर संख्या मान लेते हैं x, कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण बराबर x। ओके ओके, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं बेटा, एक विशेष दिन यह देखा गया है कि अब वहाँ पर कोई अगर मान लो यहाँ पर वहाँ पर एक व्यक्ति जाता है, तो वहाँ पर देखता है एक दिन का कि ये जो बर्तन बना रहा है तो एक दिन में कितने बनाता है, ठीक है ना। इसका कह रहा है प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है ना। तो इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक नग की लागत मूल 2x, मतलब कि इस संख्या में 2 को गुणा और प्लस 3 अधिक, तो इतने रुपए बन जाता है, ठीक है। अब अच्छा आगे देते हैं। फिर कह रहा है हमारे पास कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना दे 90 रुपये थी, ठीक है ना। तो उस दिन या हो या एक दिन, ठीक है ना, एक दिन की कुल निर्माण लागत कितने रुपए 90 रुपये। अच्छा, अब आगे देखते हैं बेटा, कह रहा निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बर्तनों की भी संख्या ज्ञात करना है और हमें प्रत्येक नग की लागत मूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा कि हमारे पास कुछ बर्तन निर्माण होते हैं, कितना हो जाए x। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक, x निर्माण होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत मूल मान लेते हैं यहाँ पर 10 रुपये 15 रुपये, तो 10 गुणा इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 2x प्लस का 3 हो जाएगा। और बराबर जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर बस हमारे पास कह रहा है एक दिन में कुल निर्माण लागत बेटा 90 रुपये है, तो यहाँ पर हमारे पास 90 रुपये रख देते हैं। इस गुणा 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0, 90 को 75 कर देते हैं। अब इसके बाद करते हैं इसका गुणा, तो कितना देगा, इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो कितना देगा यहाँ पर 180 आ जाएगा। इस प्रकार 180 गुणनखंड किया जाए कि घटाने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है ना, और गुणा करने पर कितना आ जाए यहाँ पर 180, ठीक है। तो इससे 2 से 2 नहीं 18, फिर 45, 3 से 3 कम 3 53 15, और फिर 3 से 53 15 5। ओके,
यहाँ पर 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 15 और 12, 15 में 12 घटा दिया जाए, यहाँ पर 3 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर कहते हैं 2x² प्लस का कितना जाएगा, यहाँ पर x पहले, तो 15 माइनस का 12 और माइनस का 90 बराबर 0। तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। इसे x कामन ले लेते हैं, ठीक है, x कामन ले तो कितना जाएगा, 2x प्लस का 15 माइनस का कितना जाएगा यहाँ पर हमारे पास। अब इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा 6 कामन ले लेते हैं, ठीक है, 6 कामन ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर 6 का भाग दें, 6 दूनी 12, 2x और प्लस का यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो इसमें यहाँ लिख सकते 2x प्लस का 15 और x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर इसको अलग ले देते हैं, तो यहाँ पर ये वाला तो पद हम ले नहीं सकते, इसको ले x माइनस 6 बराबर 0, तो x का कितना जाएगा पर 6 आ जाएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास तो x का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है, 6, ठीक है ना। अब इसमें 6 का मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर नीचे जब लिखना होगा तो यहाँ पर लिखना होगा अतः, ठीक, मानक स्थान पर आपको लिखना अतः एक दिन में कुछ लिखना है बेटा बर्तनों का निर्माण, ठीक है, बराबर 6। अच्छा, फिर प्रत्येक नग की लागत मूल, तो यहाँ पर देखो 2 × 6 प्लस का 3 बराबर 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये। ओके, ये हमारे दोनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे। देखो बेटा 6वें खा नंबर है, कह रहा है एक खोखले शंख को आधार के समांतर, कह रहा है आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है, ठीक है बेटा। एक हमारे पास शंख दिए हुए हैं, इस प्रकार से एक शंख दिया हुआ है, ठीक है। इसके समतल यहाँ पर 20 से काट दिया जाता है यहाँ पर, ठीक। अब इसका नाम भी देते हैं ABCDE, इसको नाम दे O और इसका नाम O डैश। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास ये बना हुआ है क्या शंख, तो इसको मान लेते हैं पूरे कैपिटल L, इसको मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं स्मॉल l, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि काट के बाहर निकाल दिया गया है, ठीक, याद है ना थोड़ा। और इसमें स्मॉल l मान लेते, r मान लेते हैं, तो इसमें कैपिटल R मान लेते हैं त्रिज्या, इसमें कैपिटल H मान लेते हैं पूरे को, और इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h। ओके, ठीक, चलो। फिर आगे कह रहा है, इसके बाद सवाल कह रहा है और ऊपर से सिरे को हटा दिया जाता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर वाले सिरे को क्या कर दिया, हटा दिया जाता है, ठीक। ओके, अब कह रहा है इसके बाद में देखो बेटा, यहाँ पर कह रहा है शेष भाग का प्रतिबल, शेष भाग का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 8/9 भाग है, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए कि शंख की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक, काट कर गया, ठीक है। तो शंख की ऊंचाई से काटा गया है, ठीक है बेटा। शंख की ऊंचाई मतलब कि इसके मतलब ये स्मॉल h बराबर क्वेश्चन किस ऊंचाई से ये काटा गया है, ये वाला शंख ऊपर वाला, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिभुज ए, यहाँ पर हमारे पास समांतर दिया हुआ है ना, ये इसके समांतर दिया हुआ है ना, तो इसको लिख सकते हैं जैसे DE समांतर है BC के, तो या करके ये भी तो लिख सकते हैं ना, इसे OE समांतर है किसके, OC के, ठीक है, OC के। जब ये समांतर है, ध्यान देना बेटा, OE समांतर होगा इसके, जब ये समांतर है तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले कैपिटल L बटे स्मॉल l बराबर, फिर इसके बाद कैपिटल H या पहले कैपिटल R लेते हैं बटे फिर स्मॉल r, ठीक, बराबर फिर कैपिटल H अपान स्मॉल h। ओके, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखो, शेष भाग का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8/9 भाग है, ठीक है।
यहाँ पर समझना संपूर्ण का मतलब ये हुआ कि मतलब पूरा पृष्ठ। ओके, तो हम पहले पूरा पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, तो लिखना बेटा शंकु का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर माइनस इसके बाद में कटे, ध्यान बेटा कटे हुए, ठीक है ना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बराबर बेटा 8/9, फिर लिख देना बेटा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, चलो अब इसके बाद में देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास देखो, ध्यान बेटा यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा आपको ये नहीं करना है। ठीक है, याद रखना सिर्फ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। ओके बस, चलो तो पहले में यहाँ पर देखते हैं बेटा शंकु का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मतलब कि ये पूरा ऊपर। ठीक, तो क्या होता है बेटा पाई कैपिटल आर और एल। ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, याद है ना बेटा हमारे पास कैपिटल एल दिए पूरे के, ठीक है, पूरे के कैपिटल आर, और पूरे के जो हमारे पास शंकु की ऊंचाई है कैपिटल एच, और जो छोटे भाग के हैं तो वो सब स्मॉल में दिया हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, फिर इसे कह रहा है कटे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटे हुए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर एल बराबर इसका 8/9 पाई कैपिटल आर एल, इसका 9 गुणा यहाँ पर करा देते हैं। ठीक है, ध्यान दें, तो यहाँ पर जो 9 पाई कैपिटल आर एल, फिर माइनस का 9 पाई आर एल बराबर 8 पाई कैपिटल आर एल। ठीक, इसको यहाँ पर पसंद कर देते हैं और इसको तो 9 पाई कैपिटल आर एल माइनस का 8 पाई कैपिटल आर एल बराबर 9 पाई आर एल। ठीक है, चलो 9 में 8 गया बेटा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास पाई कैपिटल आर एल बराबर यहाँ पर बचेगा 9 पाई स्मॉल आर एल। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, और इसके बाद में देखो ध्यान यहाँ पर बचेगा कैपिटल आर एल बटे इसमें स्मॉल आर एल बराबर 9/1। ठीक, अच्छा आगे देखते बेटा, तो इसको लिख सकते हैं कि आर बटे इस कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। ठीक है ना, फिर इंटू कैपिटल एल बटे स्मॉल एल बराबर 9/1। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं बेटा किसके, देखो इसको नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो याद रखना तुम्हारे पास देखो कैपिटल एल बटे एल और कैपिटल आर बटे आर किसके बराबर है, एच बटे एच के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कैपिटल एच बटे स्मॉल एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार दिए हैं। चलो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर इंटू कैपिटल एच बटे एच बराबर 9/1, फिर इसके बाद लिखते हैं तो यहाँ पर गुणा करें एच स्क्वायर बटे एच कैपिटल एच बटे एच स्मॉल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर 9/1। अब इसके बाद देखते बेटा एच बटे स्मॉल एच बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं या एच बटे कैपिटल एच, इसको भी व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है ना, तो 1/3 है 3, तो यहाँ पर स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच बटे 3, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। छठवां का, ठीक है, कह रहा है एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे, ठीक है 50 मीटर क्या है ऊंचा एक मकान है। ठीक है, मतलब मकान की छत है। ठीक है, छत, तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा ये हमारे पास एक मीनार हो चुकी है। ठीक है, और उसके, ठीक है, किसके, मकान के, ठीक है, याद रखना, और मीनार के और उसके मकान कितनी है 50 मीटर ऊंचाई। ठीक है, उसकी छत से और मीनार के शिखर का अवनमन कोण क्रमशः दिया हुआ है। ओके,
और उसमें से और पढ़ लिया जाए, कह रहा है फिर तथा आधार का अवनमन कोण 30 अंश है और 60 अंश है। तो इसका मतलब आधार का भी अवनमन कोण हमारे पास दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है 30 अंश, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60 अंश। ठीक, ए बी सी डी ई इसको पी मान लेते हैं बस। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, अगर ये मान लेते हैं ये 30 अंश है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 30 अंश। देखो बेटा ये हमारे पास आकृत बन चुकी है। ठीक है, देखो बेटा अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास सवाल में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले मीनार की ऊंचाई, माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर स्मॉल एच। ठीक है, एच मीटर। तो यहाँ पर इसकी मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ज्ञात। ठीक, अब इसके बाद अगर ये 50 मीटर तो ये भी इसका मतलब 50 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। इसको मान लेते हैं यहाँ पर एक्स मीटर, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास एक्स मीटर। ठीक, तो यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास एच माइनस का 50 मीटर। ओके, ठीक, इसके बाद देखते हैं होंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लंब ए बी। ठीक है, ए बी जो हमारे पास दिए हैं लंब, तो लंब कितना दिए हैं यहाँ पर एच मीटर, और फिर इसका आधार, तो यहाँ पर देखो ये 60 अंश का है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास कितने अंश का, 60 अंश का हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसकी बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास, और आधार कितना दिए हैं, आधार हमारे पास BC दिए हैं, आधार दिया है हमारे पास एक्स मीटर। ओके, और थीटा दिया है हमारे पास 60 अंश। तो यहाँ पर लंब का मान आधार का मान दिया, तो लंब बटे आधार किस में जाता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके बाद देखो यहाँ पर रखेंगे tan थीटा का मान कितना है 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है h बटे एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे एक्स। ठीक, अब इसका गुणा यहाँ पर कर देते हैं, और इस देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर रखेंगे √3 x बराबर h, और इस लिख सकते हैं h बराबर x अपान √3, समीकरण फर्स्ट। ओके, अब इसके बाद देखो अगला आगे पार्ट्स। अब हमारे पास ये वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, त्रिभुज ADE में। ठीक, तो थीटा बराबर कितना दिए हैं यहाँ पर 30 अंश दिए हैं, और लंब कितना दिए हैं, लंब हमारे पास दिया है AE दिया है बराबर h माइनस का 50 मीटर। ओके, और हमारे पास आधार दिए हैं x मीटर। ठीक है, तो आधार दे देना बेटा, आधार DE बराबर x मीटर। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan। ठीक है ना, थीटा का मान कितना है 30 अंश, लंब बटे आधार तो h माइनस का 50 बटे x। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर h माइनस का 50 बटे x। गुणा कर देते हैं यहाँ पर x बराबर इसका गुणा कर देते हैं √3 h माइनस का 50 √3। ठीक है, इसको समीकरण लिख देंगे यहाँ पर क्या सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में क्या करने पर रखने पर, तो रख देते हैं यहाँ पर इसका मान, तो h बटे √3 बराबर, और फिर इसके बाद में करते हैं, देखो ध्यान बेटा यहाँ पर जो है √3 h माइनस का 50 √3। ठीक है, √3 गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर h बराबर 3h बराबर माइनस का 50 इंटू √3 कितना 3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर कर देंगे, देखो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा h माइनस का, इसको 75 कर देते हैं। ठीक है, तो 3h बराबर माइनस का 5 3 15 150, तो माइनस का 2h बराबर माइनस का 150, माइनस तो माइनस कैंसिल 2 से कैंसिल कर देते हैं,
तो यहाँ पर h बराबर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ठीक है ना। तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 75 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखना होगा आपको, अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक, बराबर 75 मीटर। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन है 6वें का घाना बताना है, ठीक है। कह रहा है किसी फुटकर, ठीक है, फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियां में, ठीक है ना, रखे आम बेच रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। फिर कह रहा है पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का, ठीक है ना, आवंटन निम्नलिखित था, ठीक है ना। आमों की संख्या वर्ग अंतराल, इसका मतलब ये दिया है, और पेटियों की संख्या हमारे पास बारंबारता दिया है, ठीक है। कह रहा है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, क्या कहते हैं, हमें माध्य संख्या। तो हम करते हैं यहाँ पर बेटा, देखो यहाँ पर हमने 6वें का है, पहले वर्ग अंतराल लिख दिया, फिर बारंबारता, और फिर वर्ग अंतराल का मध्यमान भी निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, तो मध्यमान हमने निकाला, इन दोनों संख्याओं का योग करके आधा किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं मध्यमान, ठीक है। इसको भी इसी प्रकार से योग करके, दोनों संख्याओं का योग करके आधा कर दिए थे, इसी प्रकार से इसको भी और इसको भी, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, फिर इसके बाद में देखो कह रहा है एफ आई एक्स आई मतलब इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करके इसमें रखना है, इसी प्रकार से इसका गुणा भी करेंगे, इसमें रखना है, ठीक है ना। तो याद रखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर गुणा करते हैं 15 कम 15 की 5, ओके, और 15 5 75 1 76, ठीक है। इसी प्रकार से इसका गुणा इसमें रख देंगे, इसका गुणा करके इसमें रख देंगे, इसका गुणा करके इसमें रख देंगे, इसका गुणा करके इसमें रख देंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, यहाँ पर हमने गुणा कर दिया है, ठीक है। अब आपको करने का है, इन संख्याओं को सभी को ऐड करना है। तो यहाँ पर जब इस संख्या को सभी ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 400, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये सभी संख्याओं को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, जब इन संख्याओं को सभी ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 22,875, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास में सवाल का आंसर कह रहा था हमें ज्ञात करने के लिए, ठीक है, आमों की माध्य संख्या बराबर, तो बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई रखते हैं बेटा यहाँ पर। तो 22,875 बटे 400, ओके। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, इसका भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, देखो 228.75, ओके। ये दशमलव नहीं लगा हुआ है, याद रखना, हमारे पास ये लगा हुआ दशमलव, ठीक, बटे 4। तो दो जीरो हटा के 2 अंक बाद दशमलव हमने लगा दिया, ठीक है। इसको 4 से भाग दे दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, फिर 4 सत्ते 28 दशमलव, फिर 4 एकम 4, फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना 3, तो 4 चरबट 32 बचेगा यहाँ पर, फिर 3, तो हमारे पास कितना 4 सत्ते 28, फिर इसके बाद में यहाँ पर बचेगा 2, 4 पंचे 20, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। देखो बेटा 7वें का नंबर, ठीक है, कह रहा है रैखिक युगपत, ठीक है ना, समीकरणों दिए हुआ 2x - y बराबर 1, ठीक है, तथा x + 2y बराबर 13 को ग्राफ खींचकर हल कीजिए। इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। देखते हैं बेटा, देखो बेटा यहाँ पर 7वें का है, ठीक है, दोनों समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं एक y का मान, ठीक है। तो y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर 2x - 1 हो जाएगा, ठीक, ओके। तो 1 को 75 बाएं साइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 2x - 1 हो जाएगा, y को 75 तो प्लस का y हो जाएगा, ठीक।
इसी प्रकार से ये भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा बेटा, 2y बराबर 13 माइनस का x। तो y बराबर कितना बेटा, 13 माइनस का x/2। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, लिखेंगे यहाँ पर माना x बराबर 1 2 3 डॉट डॉट क्या करने पर, रखने पर। ओके। अब यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा, इसको यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं की सारणी। ठीक है, बिंदुओं की सारणी। तो यहाँ पर बिंदुओं को पहले सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष में आप क्या माना था, देखो 1 2 3। ठीक है, तो वाई अक्ष का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर एक्स का मान रखेंगे पहले 1, इसमें 1 रखेंगे तो 2 में 1 गया, 1 बचेगा। ओके, फिर आगे देते हैं 2, तो 2 दूनी 4 में 1 गया, 3 बचेगा। फिर आगे 3 दूनी 6 में 1 गया, 5। ओके, अगला। अब इसके बाद में तो यहाँ पर एक याद करना बेटा, पहले समीकरण के बिंदुओं के समीकरण सारणी। ठीक है, और इसी प्रकार से अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा दूसरे, ठीक है, समीकरण के बिंदुओं की सारणी। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष, यहाँ पर वाई। यहाँ पर भी मान लिया जाता है बेटा, माना एक्स बराबर, इस प्रकार मान लेना है कि यहाँ पर 2 से विभाग चला जाए यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो 1 मान लेते हैं, फिर इसके बाद 3 मान लेते हैं, और फिर इसके बाद में यहाँ पर हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो रखने पर रख देते हैं बेटा, एक्स का मान 1 3 5 मान लिया हमने। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास जब पहले एक्स का मान 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 13 में 1 गया, 12। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे 12 आ गया तो 2 से भाग देंगे, कितना जाएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं 6। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे फिर दोबारा 3, तो 10। देखो 13 में 3 गया, 10 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद रखते हैं 5, तो 13 में 5 गया, 8 2 चौको 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट व सेकंड के बिंदुओं द्वारा ग्राफ बनाने पर। ओके, तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो और फिर इसके बाद में इस प्रकार यहाँ पर क्या कर देना आपको, ये मेरे पास एक चतुर्थांश आपको बनाना है, ये समझ लो। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, इसको एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको वाई, और इसको वाई डैश। ठीक, चलो अब इसके नाम भी दे देते हैं पहले। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, हमारे पास अधिकतम कितनी संख्या है, 6 तक है। ठीक है, इसको मतलब 7 तक कर देंगे यहाँ पर। ठीक, तो देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर करना है। ठीक है, याद रखना। इसमें भी कर देना 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ठीक, यहाँ पर नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7
8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद में ये हमारे पास 0,0 ये मूल बिंदु से होते हैं, ठीक है। अब पहला देखते हैं हम, देखो कह रहा है 1,1, ठीक है ना। तो इसका मतलब x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, तो इसका मतलब 1,1। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा, ठीक। ओके, ये हमारे पास इस प्रकार, ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं बेटा, 2,3, ठीक है ना। फिर 2,3 भी है, तो 2,3, 2,3 था नहीं है। तो पहले x का 2 है और y का कितना है 3 है, तो यहाँ पर 2 इसका होगा और 3 इसका होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ध्यान में बेटा, यहाँ पर हमारे पास इसको सामने ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कहीं पर होगा ये, ठीक। ओके, अच्छा, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 1,1 बिंदु का, ये हो जाएगा 2,3 पर, और अगला दिया है हमारे पास 3,5 पर, ठीक है। 3,5, तो यहाँ पर देखते हो बेटा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस तीनों बिंदुओं से, ठीक है, होकर एक, देखो बेटा यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं से होकर, ठीक है, इस प्रकार से आपको खींच देना है, ठीक। ओके, तो हमारे पास जो पहला समीकरण के बिंदु के रेखा खींची गई, ठीक है ना। तो जो किरण खींची गई, तो वहाँ पर आपको पहला ही समीकरण आपको मान रख देना है पूरा, ठीक है। तो कितना दिया है यहाँ पर, 2x माइनस का y बराबर 1 हो गया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं समीकरण, तो कितना दिए हैं, दूसरे बिंदु दिए 1,6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 1 है, 1,6, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 6, ओके, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं 1,6। अगला देखते हैं बेटा 3,5, ठीक है, 3,5, इसका मतलब 3,5, इसका मतलब यही मिल जाता है, ठीक है। ओके, और फिर कह रहा है 5, देखो बेटा 5,4, 5,4, तो 5 तो हमारे पास ये दिए हुए हैं, ठीक है, 5,4 और 5 ये दिया है, तो 4 ये कहीं पर यहाँ पर होगा, इस प्रकार से। ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, रुकना, सॉरी इसके लिए। यही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, देखो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं कितना, 5,4 पर। ओके, अब ये करते गए हैं, इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरेगी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान नहीं उठा, यहाँ पर थोड़े से मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। ये तीनों बिंदु से गुजरेगी यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से गुजरेगी यहाँ पर, यहाँ से इस प्रकार गुजरेगी ये, ओके, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण कितना है, x प्लस का 2y बराबर 13, ठीक है। अब ये कह रहा था हमारे पास सवाल में, देखो कह रहा है y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक कहते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे पास y अक्ष, तो y अक्ष कौन सा है, देखो बेटा y अक्ष हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक, y अक्ष की ओर ये वाला, ओके, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास इनके बिंदु याद करना है हमें, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान दें बेटा, जो हमारे पास इसमें आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 0,-1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कितना, देखो बेटा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0, फिर 6.5 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो हमारे पास y अक्ष के बिंदु सभी प्राप्त हो चुके हैं, तो ये यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष के निर्देशांक, ठीक है, y अक्ष
वाई अक्ष के, ठीक बेटा, वाई अक्ष से बने, ठीक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है दिया है, पहले देखो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है 0, -1 और फिर इसके बाद 3, 5, ठीक है, और इसके बाद में 0, 6.5, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखते हैं बेटा, अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है 7वें का 8वें का दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा 7वें का देखो बेटा, यहाँ पर ये बहुपद है, ठीक है ना, बहुपद से रिलेटेड सवाल है, बहुपद के सवाल हट गए हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, 7वें का खा नंबर। देखो बेटा 7वें का जो खा है, ठीक है ना, ये रचना है, ठीक है, आपको रचना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते कि यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है आपको, हेलो, देखो बेटा हमारे पास 7वें का अब खा नंबर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7वें खा बताना है बेटा, तो यहाँ पर कह रहा है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचिए, ठीक है ना। तो हमें 2 सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है ना। तो एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचे जाए उसे हम सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है, ठीक है, उसे यह कहते हैं, ठीक। देखो बेटा यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर पहले लेंगे, ठीक है ना, इसकी माप लेंगे यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार बना लेंगे, ठीक है। ठीक, और इसके बाद में हमारे पास ये केंद्र दिया हुआ है, ठीक, और इसके बाद 5 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। तो 2 सकेंद्रीय वृत्त कह रहा है, एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचे जाएं, ठीक है ना। तो याद नहीं बेटा, उसे हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रकार के नोट ले लेना, तो इसकी आपको रचना लिख लेना है, ठीक है। ओके, तो हम आपको चित्र बता रहे हैं, उसके लिए आपको रचना लिख लेना है, ठीक। तो यहाँ से फिर पुनः दोबारा इस केंद्र से और इस प्रकार से, ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर करते क्या हैं, यहाँ पर इस पटरी को केंद्र से, इसके केंद्र से और बड़े वाले वृत्त के परिध तक मिला देते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे ओ, इसको मान लेते हैं यहाँ पर पी। ओके, अब इसके बाद में सवाल देखना, कह रहा है हमारे पास कि देखो एक 3 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचिए तथा बाय मीन्स बार, ठीक है ना, वृत्त पर एक बिंदु, ठीक है, लेकर कह रहा है दूसरे वृत्त के स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना, रेखाएं खींचिए, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तथा गणना द्वारा इसे सत्यापित भी कीजिए, ठीक। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर बस, तो इसे हम समझ भी कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ से आधे से ज़्यादा ले लेना है आपको और इसको समझ कर देना है इस प्रकार से, ठीक। और फिर इस पी से रख देना, ये हो जाएगा हमारे पास समझ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देना है, ठीक है। आपको डॉट डॉट करना है, ठीक है, क्योंकि ये हम रचना कर रहे हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास
इसको आपको यहाँ पर मान लेना है एम, ठीक। एम और पी से, एम और कहाँ से, पी से एक वृत्त, ठीक, की रचना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ध्यान देना है यहाँ पर, इसको आपको यहाँ पर डाट डाट करके, ठीक है, यहाँ पर और इसे इस वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु पर मिला देना है, ठीक है, याद रखना। तो प्रतिच्छेद बिंदु भी मान लेते हैं यहाँ पर, इसको मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। ओके, अब ए और बी जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है ना, तो उसको हम ए से पी तक और पी से बी तक मिला देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्पर्शिका और आकृति भी बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बाद में करने क्या है यहाँ पर हमें, तो बेटा आपको यहाँ इसकी रचना आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपको बताने वाले हैं खा का अथवा, ठीक है, साथ में खा का अथवा, हाँ बता। और इसको हमें लंबाई की गणना करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा दिया है हमारे पास कितना, 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद में ये हमारे पास दिया था 3 सेंटीमीटर, ओके, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, जो हमारे पास है, तो ये जो हमारे पास स्पर्शिका हो गया बेटा, तो ये हमारे पास 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। कितने अंश का बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बस त्रिभुज लेंगे, पहले इसको लिखना अभी, ठीक बेटा। यहाँ पर एक त्रिभुज लेंगे पी ओ ए में, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो लंब के सामने क्या है, कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे ओपी का स्क्वायर, फिर लंब ओ ए का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, पी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ओपी का मान कितना है बेटा, ओपी का मान है 5 का होल स्क्वायर बराबर ओ ए का मान कितना है, 3 का होल स्क्वायर प्लस पी ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो 55 25 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस का पी ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो कितना है बेटा, 25 माइनस का 9 बराबर पी ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा 25 में 9 बेटा 16 बराबर पी ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पी ए बराबर आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी आ चुकी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखना होगा बेटा आगे, अतः स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, बराबर कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। और आपको पहले रचना लिखना है, फिर इसके बाद में आपको इसको हल कर देना है, ठीक है, ओके। देखो बेटा, 7वें का खा का अथवा बताना है, ठीक है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमें वृत्त खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देते हैं, ठीक। इस प्रकार हम एक वृत्त खींच देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, देखो
सवाल में कह रहा है इस वृत्त की ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती हो, जिनमें से किसी एक स्पर्शी को नापिए और गणना द्वारा कह रहा है उत्तर की पुष्टिकरण कीजिए। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो हमारे पास ध्यान देना, जब हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं बेटा, जैसे ये मान लेते हैं ये एक वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब ये दोनों स्पर्श इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर कितने अंश का बनाएंगे कोण, 60 अंश का बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने अंश का बनेगा, यहाँ पर इसका मतलब होगा 120 अंश का कोण बनेगा। जब तो ये 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं, पहले एक त्रिज्या खींच देते हैं। ठीक है, कोई भी नाप के एक त्रिज्या ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉरी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या गया। ठीक है, तो आपका मन हो जा, कोई भी पूरे वृत्त में एक ही स्थान पर आपको एक त्रिज्या खींच देना है। ठीक है, यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में केंद्र O को केंद्र मानकर, ठीक है, हमारे पास जो केंद्र दिया है, ठीक है, यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाना है। कितने अंश का कोण बनाना है, 120 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ से एक बार चाप मारेंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर दोबारा मारेंगे तो यहाँ पर 120 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, इसको खींच देते हैं, इस वृत्त की परितंग मिला देते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको नाम देते हैं बी। ठीक है, स्पर्श रेखा कब होगा, जब ये 90 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर इसके स्थान पर 90 अंश का कोण भी बना देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से जहाँ पर चाप मार रहा है, ठीक है, इसको इस प्रकार से खींच देते हैं और कोण ए पर हमने 90 अंश कोण बनाया, इसी प्रकार से आपको कोण बी पर भी 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये 60 फिर इसका 120, इन दोनों को संतुलित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास इसको बी से खींच देते हैं लाइन, जो कि हमारे पास इन दोनों से स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं यह पी पर प्रतिच्छेद करेगी रेखा। ठीक, तो ये हो चुका हमारे पास 120 अंश का कोण। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर 90 अंश का कोण हो चुका है, ये हमारे पास 90 अंश का कोण हो चुका है। ठीक है, और ये 90, तो इसका मतलब ये जो होगा प्रतिच्छेद करेगा तो यहाँ पर कितने अंश का बनेगा, यहाँ पर 60 अंश का बनेगा। ठीक है ना। तो इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो बेटा, इसको इस पर से जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको नापना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कितने सेंटीमीटर है, ये लगभग में दिया है ये 8 सेंटीमीटर तक, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार आकृति भी बना देना है आपको और रचना भी कर देना।